मुझे नहीं चाहिए ये आदमी अपने कमरे में। पागल हो? कैसी कैसी बातें कर रही हो? यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? पागल हो? कैसी कैसी बातें कर रही हो? यहीं रहो, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? और मेरे वाले कमरे में तो आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिश हाथ के इशारे से शिरोज़ को वहीं रुकने का कहते हुए फ़ौरन अपने कमरे की जानिब भाग पड़ती है और अंदर कमरे में जाते ही वो दरवाजे को लॉक कर देती है। ज़ाहिश को जाता देख शिरोज़ भी इसी पल कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद होने के बाद दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अंदर कमरे में मौजूद ज़ाहिश इसकी हर दस्तक को नज़रअंदाज करती गहरी पुरसुकून वाली सांस लेती जाकर बेड पर लेट जाती है। गई नहीं तुम? मुझे तो लगा था अभी तक तुम चली गई होगी। आर्यन कहते हुए अलमारी की जानिब कदम बढ़ाने लगता है। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ के चली जाऊंगी? मैंने तो आपके जोड़ों में फिट होकर बैठने का सोच लिया है। जब तक ये जोड़ चलने के काबिल हैं तब तक मैं भी आपके साथ हूँ। जब ये एक्सपायर हो जाएंगे फिर मैं भी सोचूंगी आपकी लाइफ से एक्सपायर होने के बारे में। लेकिन तब तक तो मैं आपके साथ ही हूँ। अमाया कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बोलती है और अलमारी के पास खड़ा आर्यन अपने लिए नाइट सूट निकालता अमाया की बात पर मुस्कुराने लगता है। मतलब तुम्हें प्यार से, इज्जत के साथ जो मैं खुद से दूर कर रहा था, ये रास नहीं आ रहा तुम्हें? ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालूंगा, फिर ही जाकर निकलोगी तुम? अपने लिए ब्लैक कलर का ट्राउज़र शर्ट निकाले आर्यन अमाया की जानिब पलटते हुए बोलता है। सोफ़े की जानिब बढ़ती हुई अमाया आर्यन की बात सुने रुक जाती है। अपना दुपट्टा उतारे सोफ़े पर फेंकते हुए आर्यन की तरफ मुतवज्जा होकर अपने कदम बढ़ाने लगती है। ज़ोर ज़बरदस्ती से आप सिर्फ मुझे हासिल कर सकते थे, अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। क्योंकि मैं अब क्योंकि अब मेरा इरादा भी पक्का हो गया है। कैसा इरादा? आर्यन तजस्सुस वाले अंदाज में पूछता है। आपके जोड़ों में बैठने का। और किस चीज़ का? आर्यन के बिल्कुल सामने खड़े होकर माया इसकी आंखों में देखते हुए बोलती है। तुम्हारे इरादे की कोई अहमियत नहीं है मेरे इरादे के आगे। मैंने भी सोच ली है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करने का, तो मैं करके रहूँगा। तुम जो कर सकती हो करके दिखाओ। यकीनन तुम मुझे हराने की हिम्मत तो नहीं रखती। आर्यन अमाया की आंखों में देखते हुए फ़खरिया अंदाज से बोलता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको हराने की हिम्मत नहीं रखती? आप और मैं, हम दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। इसीलिए मुझे चैलेंज तो हरगिज़ मत करें। अच्छा, क्या कर सकती हो? बताना पसंद करोगी मुझे? इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मुझे खुद से दूर ही करना था तो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों किया? और अगर शामिल कर ही लिया है तो मुझे दूर क्यों करना चाहते हैं? आर्यन के सवाल पर आर्यन के सवाल को नज़रअंदाज करती है माया कुछ कदम और इसकी तरफ बढ़ाते हुए अपने और आर्यन के दरमियान के फासलों को कम करती इसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर पूछती है। क्योंकि आर्यन जवाब देने से पहले ही कुछ पलों के लिए सोच में पड़ जाता है और फिर बोलने लगता है। क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ तक कुछ कहना था। तुम जानती हो तो तुम यहाँ की चाबी हो। तुम जानती तो हो कि तुम यहाँ की चाबी हो। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पर। सिर्फ एक तुम्हें छोड़ने पर मुझे बहुत बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं तुम्हारी खातिर इन सब चीज़ों को क्यों छोड़ूं? अगर तुम्हें मुझसे दूर करके मुझे दुनिया मिल सकती है तो मैं दुनिया छोड़कर आखिर एक शख्स को हासिल क्यों करूँगा? आर्यन दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए माया की जानिब एक कदम बढ़ाता है और अपने और इसके दरमियान फासलों को ख़त्म करता इसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए आप मेरी खातिर पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं, अमाया पर यकीन अंदाज में कहती है। और अब ये तो हरगिज़ मत कहना कि अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो सब वक्ती तौर पर था, मुझे हासिल करने के लिए था। अब मुझे हासिल कर लिया है तो आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि आप मुझसे शिद्दत वाला प्यार करते हैं। और अब मुझे भी आपसे प्यार होने लग गया है तो छोड़ने वाला सीन तो पैदा नहीं होता। आप मुझे छोड़कर आप मुझे छोड़कर बताएं, मैंने आपको दुनिया छोड़ने पर मजबूर ना किया ना? तो कहना,
मेरी उम्र और हाइट पर हरगिज़ मत जाइएगा। कर तो मैं सब कुछ सकती हूँ, बस मैं आपके साथ करना नहीं चाहती, वो बात अलग है। ठीक है, अब जल्दी से चेंज करके आए, मुझे भी चेंज करना है क्योंकि मुझे नींद आ रही है। आर्यन की आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल करती है माया। इसी लम्हे आर्यन का रुख दरवाजे की जानिब मोड़ देती है। यार आई डोंट नो व्हाई बट अमाया के ना कुछ ज़्यादा ही लेंदी डायलॉग, मतलब इसका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सेजरेट किया हुआ है इन्होंने ना। मतलब कम डायलॉग्स में भी ये बात हो सकती थी। बोल बोल के मेरा गला दुख गया है यार। अजीब, आई डोंट नो। और दरवाजे की तरफ इसके कमर पर हाथ रखे इसे आगे बढ़ाने लगती है। आर्यन की नज़रें जैसे अमाया के चेहरे से हटती हैं, इसी लम्हे इसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट जगह बना लेती है। पुरसुकून खुशी वाली मुस्कुराहट जो अमाया की इस तरह ज़िद्दी अंदाज की वजह से थी। मज़ीद कुछ भी कहने के बजाय आर्यन गहरी सांस भरता वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी ही देर में कपड़े चेंज करता वापस कमरे में आता है। तब तक अमाया अपने लिए आर्यन का ही ट्राउज़र शर्ट निकाले खड़ी हुई थी और अलमारी के पास खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही आर्यन आता है अमाया इसी पल चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। अमाया को एक नज़र जाता देख आर्यन बाहर टेबल से अपना लैपटॉप उठाए अपने कमरे में आ जाता है। सोफे पर टांग रखे अपना लैपटॉप अपनी टांग पर रखे हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। आर्यन बेहद संजीदगी से अपना काम कर रहा था। इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात ज़ाहिर होने लगते हैं। परेशानी दिन भर की इस बिल्डिंग की वजह से नहीं थी जहां वो इस लॉकर तक पहुंचना चाहता था। इसे परेशानी इंडिया की वजह से हो रही थी जहां इसके बंगले पर हमले किए जा रहे थे। पहले हमले पर इसके कई सारे गार्ड्स मर चुके थे। अब दोबारा इसके बंगले पर हमला किया गया था जिससे इसका पूरा बंगला जलकर राख हो गया था। आर्यन की गैर मौजूदगी का फ़ायदा इसके दुश्मन बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे थे। जबकि वो वापस नहीं आता जब तक वो वापस नहीं आता इसकी हर एक एक चीज़ को तबाह करने का वो पक्का इरादा कर चुके थे और वो ऐसा कर भी रहे थे। पहले इसकी कुर्सी इससे दूर करने की कोशिश की गई थी और अब इसके बंगले से दूर किए जा रहे थे। कुछ ही देर में अमाया कपड़े चेंज किए वापस कमरे में दाखिल होती है और अपने कपड़े तय करके वो साइड बकेट में रख देती है जहाँ से वो रूम सर्विस वाले वॉशिंग के लिए खुद ही ले जाते हैं। अपने और आर्यन के कपड़े बकेट में डालते हुए अमाया अपने बालों का जोड़ा बनाते आर्यन की जाने पड़ने लगती है। बात सुने, आर्यन के बिल्कुल सामने आ खड़ी होकर बोलती है। पहले तो दूरी इख्तियार करें। अपने हाथ के इशारे से आर्यन अमाया को रोकते हुए बोलता है। क्यों करूं? नहीं कर रही मैं। आर्यन का हाथ हटाते हुए इसके साथ सोफे पर बैठते हुए बोलती है। हो ना फिर तुम ढीठ प्रो मैक्स। क्या करूं? अपने ज़ाती इकलौते शोहर पर चली गई हूँ। इनके रंग चढ़ रहे हैं मुझ पर। आर्यन अमाया के चेहरे की जानिब देखते हुए बोलता है कि अमाया भी इसके जवाब में इसकी आंखों में आंखें डाले जवाब देती है। शर्म शर्म सोचा मोहतरमा, इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मुझ पर। शुक्र नहीं करते कि सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही हूँ मैं, वरना इस वक्त तो मेरा दिल कुछ और करने को कर रहा है। अपने दिल पर काबू पाओ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कुछ भी करने को। आर्यन कहते ही वापस लैपटॉप में अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। आपसे किसने कह दिया है कि कुछ करें? जो करना है वो मैं खुद कर लूँगी। लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते हुए अमाया जवाब देती है कि क्या करना है? तुम्हारे इरादे गंदे महसूस हो रहे हैं। गंदे हैं तो गंदे ही महसूस होंगे ना अंकल। अमाया कहते हुए अपनी दोनों टांगे सोफे पर रखे हुए अपना मुकम्मल रुख आर्यन की तरफ मोड़ती है। अमाया को इस तरह बैठे देख आर्यन गला खंकारते हुए अपनी नज़रें इस पर से हटा लेता है। कुछ नहीं करना, जाकर सो जाओ चुपचाप। तंग नहीं करो मुझे वरना मैं तो तंग करूँगी। आपकी ज़िंदगी अजाब भी करूँगी। क्या कर लेंगे आप? आर्यन का चेहरा अपने हाथ में पकड़े अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए अमाया इसके चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाते हुए पूछती है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चैलेंज मत करो मुझे तुम। कर रही हूँ चैलेंज, करके दिखाएं। सोच लो, फिर शर्मा जाओगी तुम।
शर्म और मैं? सॉरी डियर हस्बैंड, ये हमारे खून में नहीं पाई जाती। अपने दोनों हाथ आर्यन के अपने दोनों हाथों में आर्यन का चेहरा प्याले नुमा अंदाज में पकड़े अमाया इसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, और बोल रहे हैं कि फ़ौरन और बोलने के फ़ौरन बाद आर्यन के माथे पर अपने लब रख देती है। इसमें ना राइटिंग मिस्टेक्स भी कई ज़्यादा हैं। आई एम सॉरी, मैं वैसे नॉर्मली बोलती नहीं हूँ दरमियान में, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस्टेक्स भी की हुई हैं और काफ़ी बढ़ा चढ़ा के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। अमाई की इस हरकत पर आर्यन के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट छाने लगती है। इसकी परेशानी कुछ देर के लिए हवा होने लगती है, लेकिन अमाया जैसे ही दूर होती है आर्यन अपने आप को वापस संजीदा कर लेता है। शाह, मेरी बात तो सुनी नहीं आपने जो मैं कहने आई थी। अमाया बोलती है कि आर्यन अपने चेहरे से इसके हाथ हटाता अमाया को अपने साथ वापस सोफे पर बिठाने लगता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप जाकर सो जाओ। बहुत दिमाग खा चुकी हो मेरा, इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। शराफत से जाकर सो जाओ, जो बात होगी कल होगी। अब कल तो फिर देर हो जाएगी ना, अभी बात कर लें। अभी कौन सा रात हुई है? वैसे तो आपको रात को नींद नहीं आती, आज आपको बहुत नींद आ रही है। आर्यन की तवज्जो अपनी तरफ करते हुए बोलती है, मुझे नींद आज भी नहीं आ रही, लेकिन मुझे काम करना है, मुझे काम करना तो है ना। जाओ तुम सुकून से जाकर सो जाओ। तंग किया या कुछ और बोला ना तुमने तो बहुत बुरा हो जाएगा अब तुम्हारे साथ। जाओ शाबाश, शराफत से जाकर सो जाओ। आर्यन सख्त अंदाज में बोलता है कि माया जवाबन कुछ नहीं बोलती, बस छोटी छोटी आंखें की आर्यन को घूरने लगती है। एडिनबर्ग हो या कश्मीर, दोनों तरफ परेशानी छाई हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। आरिश के ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े हुए अब्बास और जान इसके ऑपरेशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, जिसे बहुत वक्त लग चुका था और अब तक ख़त्म होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। परेशान हालत में टहलते हुए अब्बास बैल्कनी में जा खड़ा होता है। ठंडी हवाओं में गहरी सांस लेता वो अपनी परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में ज़ियान बुलंद आवाज़ में अब्बास को पुकारता है, क्योंकि आरिश के ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकल कर आ रहे थे। ज़ियान के पुकारने पर अब्बास इसी लम्हे लंबे लंबे कदम रखता ज़ियान की तरफ बढ़ता है और डॉक्टर के सामने आ खड़ा होता है। डॉक्टर, कैसा है आरिश? ठीक है ना? होश आ गया इसे? ज़्यादा खून तो नहीं निकला? खून की ज़रूरत है क्या इसके लिए? अब्बास डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि इतने में दो वार्ड बॉय पेशेंट बेड लिए ऑपरेशन रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। वार्ड बॉयज़ और पेशेंट बेड पर लेटे शख्स को बाहर आता देख अब्बास के अल्फाज बीच में ही रुक जाते हैं। इसकी नज़रें इस शख्स की जानिब उठती हैं। सॉरी साईं, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम आरिश को बचा नहीं पाए। डॉक्टर अपने अल्फाज बोलता है कि अब्बास के दिमाग में इसी लम्हे एक अजीब सी खामोशी वाली सीटी बजने लगती है, जिस पर वो हैरान कुन नज़रों से डॉक्टर की जानिब नज़रें उठाए देखता है। क- क- क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे भाई पहले ठीक हो गए थे, वो अब भी ठीक हो जाएंगे। आप लोग दोबारा कोशिश करें, वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही जान इसी पल डॉक्टर को बाजू से पकड़े इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए इसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या मतलब है कि पूरी कोशिश नहीं की, बचा नहीं पाए? क्या मतलब है कि पूरी कोशिश की, बचा नहीं पाए? डॉक्टर को कोई जवाब देता इससे पहले अब्बास सवाल कर बैठता है। इनका खून हद से ज़्यादा निकल चुका था, दुगना तेज़ी से। इनके जिस्म से खून निकल रहा था, इनका दिल काम करना बंद कर गया था। हमने अपनी पूरी कोशिश की इनके ऊपर, ऑपरेशंस भी किए, लेकिन हमारा कोई भी ऑपरेशन काम नहीं किया। वो अपना दम तोड़ चुके थे बीच दरमियान में ही। हमने वाकई अपनी पूरी कोशिश की पर हम इन्हें नहीं बचा पाए, माजरत। डॉक्टर बोलता ही है कि अब्बास अपनी पूरी कुव्वत के साथ गुस्से में एक ज़ोरदार मुक्का डॉक्टर के मुंह पर दे मारता है, जिससे डॉक्टर इसी पल सर के बल ज़मीन पर जा गिरता है। तुम लोगों ने कहा था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा,
वो ठीक से सही सलामती से वापस आ जाएगा। और ये मुमकिन नहीं है कि इसे कुछ हो जाए। अब्बास गुस्से में हलक के बल धारते हुए बोलता है कि इतने में वार्ड बॉय अब्बास के सामने आरिश की डेड बॉडी पेशेंट बेड पर इसके सामने लेकर आता है, जिससे अब्बास अपने गुस्से को कंट्रोल करते आरिश की जानिब देखने लगता है। अब्बास गुस्से में धाड़ा ही था कि इसकी आवाज़ सुनते हुए आसपास मौजूद बहुत सारे लोग इनकी जानिब मुतवज्जा हो जाते हैं। सब हैरान कुन नज़रों से अब्बास और इसके सामने के मंजर को देख रहे थे। अब्बास आरिश की बॉडी, जिसका चेहरा इसने देखा तक नहीं था, इसे इसी तरह देख अब्बास के जिस्म से इसकी रूह परवास करने लग गई थी। इसे जैसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। ऐसे कुछ नहीं है, ये मेरा बेटा हरगिज़ नहीं है। मेरा बेटा ठीक है, सलामत है, इसे कुछ नहीं हुआ। इस बेड पर जो भी है इसे लेकर जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। और मेरा बेटा जहाँ भी है मुझे बताओ, मैं जानता हूँ वो ठीक है, इससे सलामत, वो इससे सही सलामत है, इसे कुछ नहीं हुआ, इसे कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत बहादुर लड़का है, वो इतनी छोटी सी गोली से अपनी हिम्मत नहीं हार सकता। कहाँ है वो? अब्बास गहरी गहरी सांसें लेते हुए ठहर ठहर कर बोलने लगता है। अब्बास से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था। इसके हाथ कांपने लग गए थे। अपने हाथ को हवा में बुलंद उठाए पेशेंट बेड पर लेटे शख्स की जानिब हाथ से इशारा करते हुए अब्बास बोलता है, ये आपका ही बेटा है साईं खान, आप चेहरा देखें, आपको पता चल जाएगा। ऑपरेशन रूम से एक और डॉक्टर बाहर की जानिब निकलते हुए कहता है, और कहते ही वो अब्बास के सामने आ खड़ा होता है। अगर इस बेड पर मेरा बेटा हुआ तो याद रखना, इस पूरी बिल्डिंग को, इस हॉस्पिटल को बर्बाद करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम जैसे काबिल डॉक्टर अगर मेरे बेटे को ना बचा पाए तो तुम और किसी की जान कैसे बचा सकते हो? हमने अपनी पूरी कोशिश की थी साईं खान, लेकिन हॉस्पिटल आने से पहले ही आपके बेटे का बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था और वो इस पोजीशन में नहीं था कि हम इसे ऑपरेशन के दरमियान खून लगा सकें। हमने इनका ऑपरेशन जैसे ही शुरू किया था, इनका खून और तेज़ी से बह रहा था, जिसे रोकना बहुत मुश्किल था। और जो इनका पुराना ज़ख्म था ना, दिल के मकाम पर, वो एक बार फिर से खुल गया था। इसकी वजह से हमारी तमाम कोशिशें नाकाम जा रही थीं। हम जितना इनका खून रोकने की कोशिश कर रहे थे उतना ही इनका खून निकलता जा रहा था। इनके दिल की धड़कनें कम होने लगी थी और साथ साथ इनका बीपी भी। इसीलिए हम कुछ नहीं कर सके। डॉक्टर अब्बास के सामने सर झुकाए कहता है, और कहने के फ़ौरन बाद वो पेशेंट बेड पर लेटे आरिश के चेहरे से सफ़ेद रंग की चादर हटाए अब्बास को इसका चेहरा दिखाने लगता है, जिस पर सरसरी सी नज़र डालते ही अब्बास इसी पल अपनी नज़रें फेर लेता है। अब्बास तो अपनी नज़र फेर लेता है, लेकिन इसके साथ खड़ा ज़ियान अपने भाई को इस तरह मुर्दा हालत में देख अपना होश खो बैठता है। वो इसी पल ज़मीन पर गिर जाता है और अपने आंसुओं को रोकने की, आरिश की मौत ना होने का खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। आरिश के मुर्दा वजूद को देख अब्बास और जान की आंखों में आंसू नुमायां होने लगते हैं। भाई, 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 आपको कुछ नहीं हो सकता, आप ठीक हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, मुझे पता है भाई, प्लीज़ उठ जाएं, ऐसे मजाक नहीं करें, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई, उठे भाई। जान ज़मीन से उठकर आरिश के पास जाता, इसके चेहरे पर हाथ लगाता है, इसके जिस्म पर हाथ लगाए इसे उठाने की कोशिश करता जाता है। इसे हिलाते हुए वो मुसलसल उठाने की कोशिश करता है। इसे हिला इसे हिलाते हुए वो मुसलसल इसे उठाने का जोते हुए बोलता जाता है, लेकिन इसके आंसुओं का मुर्दा वजूद आरिश पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। आज पहली बार था कि आरिश ने अपने भाई की कोई बात नज़रअंदाज की, इसकी कोई आवाज़ नज़रअंदाज की हो। बाबा, बाबा, भाई उठ क्यों नहीं रहे? भाई तो कभी इस वक्त नहीं सोते हैं, अभी इनके सोने का वक्त थोड़ी है। भाई को बोले ना उठ जाएं बाबा, इनसे बोले ना कि ऐसे मजाक नहीं करें। ये अमाया थोड़ी हैं जो मजाक कर रहे हैं, ये मजाक के काम, नाटक करने के काम तो अमाया के हैं ना, भाई के थोड़ी हैं। भाई तो समझदार हैं, भाई को बोले ना बाबा वो उठ जाएं।
आरिश से दूर होता अब्बास को बाजू से पकड़ते हुए ज़ियान हिलाते हुए रोते हुए कहता है। इसका दिल फटने की कगार पर आ गया था। इसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसू इसकी आंखों से तेज़ी से गालों पर बह रहे थे। अब्बास ज़ियान को कुछ भी कहने से पहले एक नज़र आरिश पर डालता है, जिसका वजूद ठंडा होता जा रहा था। इसका चेहरा नीला पड़ रहा था। इसके जिस्म पर जगह जगह नील के निशान होते जा रहे थे। आरिश पर एक नज़र डालते अब्बास कुछ भी कहने से पहले ज़ियान को अपनी तरफ खींचता इसे अपने गले से लगा जाता है। किसी की चीखने की, रोने की आवाज़ पर पानी एक फ्लोर नीचे अदा के कमरे से वापस ऊपर ऑपरेशन रूम्स की तरफ बढ़ती है। अभी वो आरिश के ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि दूर से ही इसकी नज़र स्ट्रेचर पर लेटे आरिश और इसके पास खड़े अब्बास और ज़ियान पर पड़ती है। ज़ियान को रोता देख बानी समझ चुकी थी। इसके कदम वहीं रुक जाते हैं और आगे की जानिब बढ़ने से इनकारी हो जाते हैं। साई खान का बेटा मर गया। आरिश खान मर गया। तुमने सुना? आरिश खान मर गया। साई खान का बड़ा बेटा मर गया। वो देखो इसकी लाश पड़ी है। वहाँ मौजूद लोग अब्बास, ज़ियान और आरिश को देख धीमी सी आवाज़ वाले अंदाज में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जो बआसानी दूर खड़े अब्बास तक पहुँच रही थी। लेकिन अब्बास किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता। एक नज़र उठाकर वो इनकी जानिब देखता तक नहीं है। धीरे धीरे वहाँ मौजूद लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी और अब्बास की सांसें आरिश के वजूद को देख ढीली होती जा रही थीं। वो अपने दिल के मकाम पर हाथ रखे सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसे सांस नहीं आ रही थी। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसे धड़कता दिल महसूस नहीं हो रहा था। इस पर ज़ियान की जान इसके पैरों तले निकल चुकी थी। वो अपने भाई की सलामती के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन अब इसे महसूस होने लगा था कि इसकी हर दुआ रद्द हो चुकी थी। आर्यान अभी भी अपने काम में मसरूफ़ था। पिछले 45 मिनट से वो लैपटॉप पर काम करने में लगा हुआ था। एक हाथ से काम कर रहा था वो, इसीलिए इसे मज़ीद देर होती जा रही थी, क्योंकि इसका दूसरा हाथ अमाया के हवाले था। आर्यान की दोनों टांगों पर अपनी टांगें रखे हुए इसके दाएं बाजू अपने दोनों हाथों में कैद किए अमाया इसके डोले पर कब्ज से अपने दांत गाड़ने की कोशिशें कर रही थी। खामोशी से आर्यान को काम करते देख इसे कुछ करने को जो नहीं मिल रहा था, इसीलिए इसके बाजू को खाने की कोशिशें करते हुए वो अपना टाइम पास कर रही थी, ताकि आर्यान का काम ख़त्म हो और वो इससे अपनी बात कर सके, जिसे आर्यान कब से सुनने से इनकारी हुआ पड़ा था। अमाया की टांगों पर आर्यान ने अपना लैपटॉप रखा हुआ था और अमाया बार बार जानबूझकर लैपटॉप हिलाकर इसे गिराने की कोशिश कर रही थी, ताकि आर्यान की पूरी तवज्जो वो ले सके, लेकिन आर्यान लैपटॉप गिरने नहीं दे रहा था और मुसलसल इसी पर नज़रें जमाए हुए वो अपना काम कर रहा था। शाह, बस कर दे, कब से काम कर रहे हैं? मैं भी तो सोचूं कि वक्त से पहले इतने बूढ़े क्यों होते जा रहे हैं। और हालात देखें, इतनी देर देर तक काम करेंगे तो आपने बूढ़ा ही होना है ना। अपना ना सही मेरा ही सोच ले। इतनी जवान 18 साल की लड़की हूँ मैं, और मेरा शोहर 35 साल का, जो 35 का कम और 50 का ज़्यादा लगने लगा है। बस कर देना काम करना। तंग क्यों कर रही हो? वो मुंह बंद करके सो क्यों नहीं जाती हो तुम? आर्यान की बाजू को हिलाते हुए माया बोलती है कि अपनी बाजू को छुड़वाने की कोशिश करते अमाया पर सरसरी सी नज़र डाले आर्यान जवाब देता है, अरे रे रे रे, मेरे बुज़ुर्ग शोहर जाग रहे हों और मैं सो जाऊं? इतनी बदतमीज़ बीवी थोड़ी हूँ मैं। मेरे सोने के बाद कहीं चले गए तो? अमाया अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए बोलती है, मतलब तुम मुझ पर नज़र रखने के लिए जाग रही हो? डूब मरने का मकाम है ये। आर्यान गहरी सांस लेते हुए कहता है, आपके लिए जागती हूँ मैं, पर टेंशन मत लें, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। अमाया कहते ही आर्यान की बाजू पर अपना सर रख लेती है। मैं तुम्हारी बात कर रहा था चुईया, सो जाओ जाकर। मेरी बाजू खाना बंद करो, तुम्हारे दांत गड़ गए हैं। अमाया को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी बाजू एक बार फिर से इसे छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोलता है,
लेकिन अमाया मजबूती से इसकी बाजू को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी, इसीलिए आर्यन इसे छुड़वा नहीं पा रहा था। इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बच्चों की तरह रो क्यों रहे हैं? होसीले अंदाज में अमाया जवाब देती है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, चाहती क्या हो तुम मुझसे? मैं आपका सच्चा प्यार, और इसके अलावा मैं इस वक्त आपसे क्या चाह सकती हूँ तुम्हारा पता नहीं, लेकिन कुछ देर और मज़ीद मेरे करीब अगर तुम ऐसे ही बैठी रही ना तो मुझसे कुछ और हो जाएगा। जैसा कि अमाया तजस्सुस भरे अंदाज में बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है, फिर जैसा होगा ना वो कह कर दिखाने का नहीं, करके दिखाने का है। बोलो तो दिखाऊं? आर्यन अपनी बाजू को खींचते हुए अमाया को अपनी तरफ करता, इसे अपने बिल्कुल करीब करते हुए बोलता है। अमाया का चेहरा आर्यन के चेहरे के बिल्कुल करीब था, और इतनी करीबी से आर्यन को देखते हुए अमाया हलक से नीचे थूक अपना निगलते हुए आर्यन से नज़रें हटाने की कोशिश करती है कि इससे पहले ही आर्यन लैपटॉप अमाया की टांगों से हटाए टेबल पर रखे इसे बाजू से खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है, और इसकी कमर पर हाथ रखे अमाया को मज़ीद अपने करीब करता हुआ इसे अपने सीने में कैद कर जाता है। अब बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतनी देर से तंग कर रही हो, चाहिए क्या? आर्यन नरम लहजे में अमाया की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है। वो आर्यन की गोद में बैठी इसके हिसार में कैद अमाया से अब बोला भी नहीं जा रहा था। अब वो क्या लगा रखा है? पहले तो तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा था, और अब जबान पर ताला लग गया है क्या? बोलो क्या बात है? या फिर मैं वो करूं जो मैं बाबा से बात करनी है, मेरे पास सिम नहीं है यहाँ की जिनसे मैं बाबा से बात कर सकूं। आप करवा दें बात, अमाया आर्यन की आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन ज़्यादा देर तक आर्यन की आंखों में नहीं देख पाती। जल्द ही अपनी नज़रें इसके चेहरे से इसकी आंखों से हटा लेती है और इसकी गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यन इसे उठने की इजाज़त नहीं देता और अमाया की कमर पर हाथ की गिरफ्त बढ़ाता इसे मज़ीद अपने आप में कैद कर जाता है। किस बाबा की बात कर रही हो? असल बाप तो तुम्हारा यहीं पर है ना, जिससे मिलने के लिए मेरे इनकार के बाद भी तुम चली जाती हो। तो अब किस बाबा से मिलने के लिए तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो? खान बाबा से। जाहिर सी बात है, और वो मेरे असल बाबा भी वही हैं। यहाँ वाले जो हैं वो मेरे बाबा नहीं हैं। आर्यन की बात पर अमाया फ़ौरन से जवाब देती है। हाँ, वाकई में? जी वाकई में। अब आप मुझे फ़ोन मिलाकर दे रहे हैं बाबा से बात करने के लिए या नहीं? और आपको पता है खानी और आरिश लाला ज़ख्मी हो गए हैं, वो अस्पताल में एडमिट हैं, और इसीलिए मैं इनके साथ जाना चाहती थी, मतलब यहाँ वाले अंकल के साथ। लेकिन आपने तो मेरी बात को कहीं का कहीं पहुँचा दिया। मैं तो लाला के पास जाना चाहती थी, इतनी सी बात पर आप मुझे तलाक देने की बात करने लग गए। क्या आपको पता था कि खानी और लाला के बारे में? हाँ, पता चल गया था मुझे। फिर क्या हुआ? ज़ख्मी ही हुए हैं ना वो, मरा तो नहीं इनमें से कोई। अगर तुम वहाँ जाने के लिए इस बात को बहाना बनाना चाहती हो तो शौक़ से जा सकती हो, इजाज़त मिल चुकी है तुम्हें जाने की। तुम चली जाओ, कोई एतराज़ नहीं है मुझे। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ रुकी हुई हो। शाह, अब फिर से शुरू हो रहे हैं। आर्यन के हिसार से इसकी गोद से उठते हुए अमाया थके हुए अंदाज में बोलती है, आप बस मुझे फ़ोन मिला कर दे दे, लाला और खानी की खैरियत पूछनी है। वो दोनों ठीक तो है ना? मुझे कहीं नहीं जाना, इतनी सी बात है, फ़ोन मिला कर दे दे। आर्यन की जानिब अपना सीधा हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, जिस पर आर्यन इसी पल टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाए अब्बास को कॉल लगाता अमाया को पकड़ा देता है। आर्यन के हाथ से फ़ोन पकड़े अमाया इसी पल अपने कान से लगा जाती है, लेकिन पहली बेल बजने पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब्बास का फ़ोन बजता रहता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता, और दूसरी तरफ अमाया 10 बार ट्राई करती है। ना अब्बास का फ़ोन लगता है और ना ही ज़ियान का। शाह, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, ना बाबा, ना ज़ियान लाला। अमाया डरे हुए रोने वाले अंदाज में बोलती है कि आर्यन इसी पल सोफे से उठ खड़ा होता अमाया के पास आता है। सो गए होंगे वो लोग, यहाँ के और वहाँ के टाइम में फ़र्क होता है, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे। परेशान मत हो, ठीक होंगे वो सारे,
امائے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولتا ہے۔ اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں، لیکن بابا ہمیشہ میرا فون اٹھاتے ہیں، وہ ایسے نہیں کرتے۔ لالا ٹھیک ہوں گے نا؟ آپ کسی کو فون کریں وہاں پر، آپ کا فون تو سب اٹھاتے ہیں۔ آریان کی جانب فون بڑھاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے۔ امائے کی آنکھوں میں نمی دیکھ آریان اسے کچھ نہیں کہتا۔ امائے کے ہاتھ سے فون لیتا آریان اسی پل اپنے آدمی کو فون ملانے لگتا ہے، جو آریان کی پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیتا ہے۔ آریان اسے حکمانہ انداز میں خان حویلی جانے کا حکم دیتا ہے۔ آدمی آریان کے کہنے کے فوراً بعد حویلی جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا سفر طے کرتا وہ حویلی پہنچتا ہے۔ آدمی حویلی پہنچا ہی تھا کہ وہاں آدمیوں کی رش دیکھ، آدمی اور عورتوں کا ہجوم دیکھ وہ کنفیوز انداز میں حویلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ حویلی کے اندر بڑھا ہی تھا کہ حویلی میں دروازے کے سامنے ہال میں کسی کا جنازہ پڑا دیکھ آدمی حیران کن انداز میں اسی پل آریان کو فون ملاتا ہے، جسے صوفے پر دوبارہ کام کرتا ہوا آریان فوراً سے اٹھاتا کمرے میں ٹہلتی ہوئی امائے کو دیکھ کان سے لگا دیتا ہے کہ آدمی کی بات پر آریان حیران کن انداز میں امائے کی جانب دیکھتا ہے، مگر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی امائے آریان کے پاس آتی اس کے ہاتھ سے فون لیے اپنے کان سے لگا جاتی ہے۔ سائی خان کے بیٹے عارش کا جنازہ ہے سر۔ آدمی اتنا سا ہی کہتا ہے کہ امائے کے ہاتھ سے اسی پل فون چھوٹے زمین پر جا گرتا ہے، اور وہ خود زمین پر گرتی اس سے پہلے ہی آریان آ کر امائے کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی سنبھال جاتا ہے۔ امایا سنبھالو خود کو۔ آریان امائے کو اپنی دونوں باہوں میں تھامتے ہوئے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے بولتا ہے۔ شاہ، لالا، روتے ہوئے نم آنکھوں سے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے کی کوشش کرتی، پھر امائے کے منہ سے الفاظ نکلنے سے قاصر تھے۔ کشمیر چلی جاؤ۔ ہاں مجھے جانا ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ امایا کہتے ہی الٹے پیر دروازے کی جانب بڑھنے لگتی ہے کہ آریان اس کا بازو پکڑے اسے روک دیتا ہے۔ اس طرح نہیں۔ امایا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ بولتے بولتے رک جاتا ہے اور خود امایا کی جانب بڑھتا ہے۔ کپڑے چینج کرو، میں نیچے گاڑی کا انتظام کرتا ہوں، پرائیویٹ جیٹ سے چلی جانا، تم واپس ریلیکس سانس لو، آرام سے، اتنی پریشان مت ہو۔ چلی جانا مطلب آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے؟ آریان اپنی بات مکمل کرتا ہے کہ امایا سوالیہ انداز سے اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ مجھے ابھی کام ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ویسے بھی جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں، تم چلی جاؤ آرام سے۔ امایا کی طرف بڑھتے ہوئے آریان پرسکون انداز میں بولتا ہے۔ آپ کے لیے اس وقت بھی کام ضروری ہے؟ آنکھوں میں نمی بھرے آریان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ امایا، تم جانتی ہو کہ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ضروری، میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو تم، مجھ سے اس طرح سوال کر کے تم صرف مجھے میری نظروں میں گراؤ گی اور کچھ نہیں۔ میرا جانا اتنا ضروری نہیں ہے، تمہارا جانا ضروری ہے، وہ تمہارا رشتہ ہے، تمہارے بھائی ہیں، میرا تعلق نہیں ہے ان سے۔ تمہیں جانا ہے تم جاؤ، نہیں جانا تو نہ جاؤ۔ آریان سخت انداز میں امایا کو جواب دیتے ہوئے اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ بیلکنی کی طرف وہ اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کیے غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ اسے امایا کو یہ کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے لیے رشتے کتنے ضروری ہیں اور اس کے لیے وہ خود کتنا ضروری ہے۔ جانتی ہوں ہمیشہ کہ آپ کے لیے لوگوں سے زیادہ پیسے ضروری ہیں، آپ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کسی سے شادی کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب جانتی ہوں، لیکن اس بات کی امید نہیں تھی مجھے کہ آپ کسی کی موت پر بھی پیسے کو ترجیح دیں گے۔ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی جانتی ہوں، بابا سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو ان کے دوست ہیں نا۔ آریان کی پشت کو دیکھتے ہوئے امایا روتے ہوئے بولتی ہے۔ امایا کی جانب آریان دیکھ تو نہیں رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں درد اس کی آنکھوں کی نمی کو آسانی سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ میرا دوست ہے، میں اس سے فون پر افسوس کر لوں گا،
اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آ کر بھی مل لوں گا، لیکن تب جب میرا کام ختم ہو جائے گا۔ جب تک میرا کام ختم نہیں ہو جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جو کام کرنے میں یہاں آیا ہوں وہ میں مکمل کر کے یہاں سے واپس لوٹوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ امائے کی طرف پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آریان تلخ لہجے میں کہتا ہے، جس پر امایا مزید کچھ کہنے کے بجائے سر جھکائے گہری سانس لیتی، اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی، اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے بے حس انسان کیوں بن رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ ایسے آدمی نہیں ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں شاہ کہ آپ کے لیے پیسہ ضروری ہے، لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی کی موت کو نظر انداز کر دیں گے۔